एप्लीकेशन ऑफ बायोफिल्म्स। दोस्तों, जब हम बायोफिल्म्स की बात करते हैं तो एकदम दिमाग से में आ जाता है कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में कोई इन्फेक्शन या कोई फूड पॉइजनिंग। पर ऐसा नहीं है कि बायोफिल्म्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिजीज एंड इलनेस। बायोफिल्म को अगर हम यूज कर सकते हैं तो वी कैन यूटिलाइज इट फॉर आवर ओन गुड। जैसे बायो रिमेडिएशन में, जहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट को बायोफिल्म की जो बैक्टीरिया है ये नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कभी कभी तो इस बायोफिल्म की इस कन्वर्शन प्रोसेस में एनर्जी जनरेशन भी हो जाता है, जैसे माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स में होता है। हम अगर चाहे तो बायोफिल्म्स को यूटिलाइज करके बायो लीचिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि लो क्वालिटी जो ओर्स है इससे भी मिनरल्स या दूसरे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो बायोफिल्म्स हैज गॉट मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका एंड वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका। मैं आज के वीडियो में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बायोफिल्म्स, बायोफिल्म्स को कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने और ग्रेटर सोसाइटी के गुड के लिए, ये आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर बायोफिल्म्स की नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको जाननी है तो मैंने उस पे भी एक वीडियो बनाई है, हैजर्डस इफेक्ट्स ऑफ बायोफिल्म्स। तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है। और जितने भी माइक्रोबायोलॉजी वाले वीडियोस हैं उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल के रखे हैं, और आई हैव पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स बिगिन विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोफिल्म्स। दोस्तों, हमारे जो गट है उसमें अगर स्टोमक को हम देखें तो दैट इज एसिडिक। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज ऑल्सो उतना एसिडिक नहीं है, स्टोमक के जैसा उतना एसिडिक नहीं है, पर फिर भी एसिडिक ही है। और अगर हम देखें लार्ज इंटेस्टाइन को तो ये है अल्कलाइन। तो ये जो एसिडिक वाला पोर्शन है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो थोड़ा एसिडिक है, उतना स्टोमक जैसा नहीं पर थोड़ा एसिडिक है, तो इसमें रहती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोस्टली। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें रहती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमारी जो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट है, उसमें जो माइक्रोबियल एक बायोफिल्म रहती है वो तो कोई इन्फेंट नया न्यूबॉर्न बेबी में नहीं रहता, बट यूजुअली 1 से 2 साल तक उसकी जो इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों में ही एक माइक्रोबियल बायोफिल्म जम जाती है। और जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो ये जो है बायोफिल्म की डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, और ये जो एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो इनकी जो बायोफिल्म की डाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। मतलब एक एडल्ट जो है उस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोब्स रहती है उनकी उनकी जो गट में। पर ये जो बायोफिल्म की डाइवर्सिटी है ये ऑल्टर्ड हो सकता है अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस कर ले। जैसे हम बहुत ही हाई फैटी फूड खा लेते हैं, या अनहेल्दी चीजें खा लेते हैं, या एंटीबायोटिक्स बहुत देर से ले रहे हैं, या वी डेवलप सर्टेन कंडीशंस जहाँ पे मतलब नॉर्मल एसिडिटी या नॉर्मल अल्कलाइनिटी ऑफ द गट इज डैमेज्ड। तो ये सारे जो कंडीशंस है इनमें जाके जो है नॉर्मल जो गट फ्लोरा है ये डिस्टर्ब्ड हो जाती है। और जैसे ही अपना नॉर्मल गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं तो what happens is that we develop various type of diseases। नॉर्मल गट फ्लोरा जो है हमारा, अगर इट इज गेटिंग ऑल्टर्ड बाय अदर टाइप ऑफ फ्लोरा, तो जाके वी आर गेटिंग डिजीज। So under stress condition, under bad diet and also antibiotic condition में normal gut flora
एक स्ट्रेस्ड कंडीशन में आ जाता है और दूसरे दूसरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया तब जाके उस गट फ्लोरा में आ जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ ही नहीं पाते। पैथोजेंस आइदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया या पैथोजेनिक फंजाई जो है ये नॉर्मल कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाता है व्हेन द गट माइक्रोबायोम इज हेल्दी। फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि नॉर्मल कंडीशन में तो हमारे गट में उतना रहता नहीं है, लेकिन अगर हमारी गट की नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा जो है ये स्ट्रेस्ड कंडीशन में आ जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, देन दिस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये हेलिकोबैक्टर बैक्टर पाइलोरी जो है, so that bacteria it it is found only under damaged condition। और ये बैक्टीरिया इतना हार्मफुल है, इट कैन कॉज गैस्ट्राइटिस, इट कैन कॉज पेप्टिक अल्सर, इवन gastric cancer। So we see that we have a normal healthy microbial biofilm and that should be maintained in our body, because अगर ये बायोफिल्म डिस्ट्रॉय हो जाती है तो डिफरेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी को अटैक कर सकता है। पर ये जो नॉर्मल गट फ्लोरा है ये अपनी जो बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस पे एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रखता है। कैसे? जो हमारे डायटरी फाइबर्स है जैसे राफेज, जिसको हम रफेज बोलते हैं, जैसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ये जो है हम तो डाइजेस्ट कर नहीं पाते विद आवर एंजाइम्स, बट these bacteria what they do, they break down these dietary fibers into very short chain fatty acids। और ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जैसे एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, दैट कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी। ऊपर से जो बाइल एसिड है या स्टेरॉल्स है या दूसरे दूसरे जेनोबायोटिक्स है उसको मेटाबोलाइज करके ये विटामिन सिंथेसिस करता है। और ये जो विटामिन, विटामिन ई, विटामिन के, दैट कैन बी एब्सॉर्ब बाय अस। सो एक symbiotic relation, we are providing protection to the bacteria, in return the bacteria is also doing some bit of digestion as well as providing metabolites like vitamin E, विटामिन के, एसिटिक एसिड, ये सारे जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस। जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है बायोफिल्म में ये सारे हैं, और जो फंजल जो डाइवर्सिटी ये सारे इधर है। जस्ट यू कैन पॉज द स्लाइड एंड सी दिस, बट वन थिंग इज दैट कि ये जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन जिसको मैं रेड में ड्रॉ कर रही हूँ, दिस लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसमें जो है माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज मैक्सिमम। स्मॉल इंटेस्टाइन में उतना नहीं रहता है, बट लार्ज इंटेस्टाइन में माइक्रोबियल कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम। बायोलीचिंग, बायोमाइनिंग या बायो हाइड्रोमेटलर्जी, ये सब एक ही टर्म है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी और अगर इसकी जो मिनरल कंटेंट या कोई एलिमेंट कंटेंट हम जो निकालना चाहते हैं वो काफी लो है, तो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग जो हम जनरली मेटलर्जी में यूज करते हैं, बाय स्मेल्टिंग वी टेक आउट द मिनरल फ्रॉम द ओर, वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ओर में मिनरल कंटेंट बहुत कम है। ऐसे में हम यूज करते हैं एक कंसोर्टियम ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। जो बायोफिल्म में डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया रहती है, ये बहुत ही लो ग्रेड ओर से भी क्या करता है, जो मिनरल है ओर से वो क्या करता है, मिनरल जो है एलिमेंटल फॉर्म में ले आता है, मतलब मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इस प्रोसेस में जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उससे वो क्या करता है, अपना जो है मेटाबॉलिज्म चला लेता है। मोस्टली आयरन एंड सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया ये सब करता है। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है।
जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बैक्टीरिया क्या करता है, एक एक स्टेप में रिएक्शंस करके ये और से एलिमेंटल फॉर्म तक का सफर करता है। और ये प्रोसेस एक्चुअली फिनलैंड में एक कंपनी है, तलवीवारा या टेराफार्म या एल्थियम, मतलब डिफरेंट टेक ओवर के बाद इसकी बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हुए, लेकिन ये जो फिनिश कंपनी है, दे हैव बीन यूजिंग दिस बायो लीचिंग प्रोसेस, जहाँ पे ओर से एलिमेंटल फॉर्म में जो मेटल्स जैसे कॉपर, निकेल, जिंक, ये सारे जो है ये निकालते हैं, एंड इन अ वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे। क्यों? क्योंकि जैसे हम अगर स्मेल्टिंग करते हैं, तो जो सराउंडिंग एरिया है, माइन की सराउंडिंग एरिया है, वहां पे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो एसिडिफाई हो जाता है, एसिडिफाइंग ग्राउंड वाटर। जो मिन टेलिंग्स रहती है, मिनरल की जो टेलिंग रहती है, मतलब वेस्ट जो रह जाता है, उससे क्या होता है, हैवी मेटल्स जो है, हेवी मेटल्स जो है वो पार्टिकुलेट फॉर्म में आ जाता है। वो उसकी वो पार्टिकुलेट फॉर्म में जो हैवी मेटल्स, वो जैसे ही कोई सराउंडिंग वाटर बॉडी या सॉइल में गिरता है, तो वो सॉइल और वो सराउंडिंग वाटर जो बॉडी है, वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है हैवी मेटल्स में, जिससे क्या होता है कि कैंसर की जो टेंडेंसी वो बढ़ जाती है। तो दिस एनी मिनरल माइनिंग एरिया में ये सारे प्रॉब्लम्स रहती है। पर अगर बायो लीचिंग कर लेते हैं, माइक्रोब्स को हम यूज करते हैं, तो ना तो वो जो सल्फर डाइऑक्साइड जो एयर में है, या हैवी मेटल्स जो पार्टिकुलेट फॉर्म में या एयर में रहती है, या जो सराउंडिंग ग्राउंड वाटर एसिडिफाई हो जाते हैं, ये तीनों ही जो है प्रोसेस, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो फिनिश कंपनी है, तलवीवारा या एल्थियम, या हम इसको टेराफेम भी बोल सकते हैं, तो दे वर डूइंग दिस बायो लीचिंग, बट कहीं चूक हो गया, एंड ड्यू टू दिस क्या हो गया कि जो भी सराउंडिंग लेक में थोड़ा जो वाटर है, जो भी इसकी माइनिंग की जो वाटर है, ये बाहर आ गया था, तो द सराउंडिंग लेक्स गॉट कंटेमिनेटेड। सराउंडिंग लेक्स की कंटेमिनेशन कैसे हो गई? सराउंडिंग जो लेक है, इसमें क्या हो गया, एक सॉल्ट स्ट्रेटिफिकेशन हो गया और एक एसिडिफिकेशन भी हो गया। इससे क्या हुआ, ये जो दो चीजें हो गई फिनलैंड की लेक्स में सराउंडिंग द माइन एरिया, इससे क्या हो गया, जो फिश पॉपुलेशन है वो एकदम डिक्लाइन हो गया, विच मीन्स दैट जो फिशरमैन है, इसकी भी इनकी भी जो रोटी रोजी है, इसमें इफेक्ट हो गया। तो जो बायो लीचिंग है तो बहुत ही environmental friendly process, but we have to be very careful in how we control it। अगर ठीक से कंट्रोल नहीं होगी, तो ये बायो सेफ्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स में, जो है ये इकोलॉजिकल जो है, अ, जो भी कोई बायोफिल्म बनती है, ये प्लैंक्टोनिक या नीचे सेडिमेंट में जो बायोफिल्म बनती है, दैट इज ईटन बाय अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द फिशेस। तो जो है हमारे ये जो फूड चेन में, we also eat fishes, so and also a variety of animals, like say for example birds, so they also eat these fishes। so ये जो biofilm है, it is like a primary producer for the many organism in the aquatic food chain, क्योंकि जो biofilm है, that is eaten by fishes, और जो फिश है, fishes are eaten by again say for example birds, वो छोटे बर्ड को बड़ा बर्ड खाएगा। तो ऐसे जो है फूड चेन एक हो जाता है।
इसके अलावा भी जो है प्लांट ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। लीफ के ऊपर, लीफ के ऊपर मतलब जो फाइलोप्लेन है, फाइलो प्लेन है, लीफ के ऊपर अगर बनी है या रूट के ऊपर बनी है जैसे राइजोप्लेन, इसमें भी बन सकता है। या टिश्यू के अंदर जाके जैसे रूट कोर्टेक्स में, रूट कोर्टेक्स में एज ए रूट एंडोफाइट, जैसे फॉर एग्जांपल द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, साइनोराइजोबियम मेलिडोटी, ये सारे जो है ये क्या करते हैं, रूट के जो कोर्टेक्स है वहां जाके, वहां जाके एक रहने लगता है, एंड दे फिक्स नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। तो ये हुआ ना, अगर नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है तो इट इज एक्टिंग लाइक ए बायो फर्टिलाइजर, तो ये प्लांट की ग्रोथ प्रमोट किया। इसके अलावा भी नॉट ओनली दैट, इसके अलावा भी ये बहुत सारे ऐसे एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जो फॉर एग्जांपल रूट के ऊपर जो बायोफिल्म बनी, ये ऐसे एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिससे कि बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया और बहुत सारे पैथोजेनिक फंजाई को वो प्लांट रोक सकते हैं। इसीलिए जो प्लांट है ना, प्लांट्स की रूट है ना, ये क्या करते हैं, कुछ शुगरी एक्सुडेट, कुछ शुगरी एक्सुडेट ये निकालता रहता है प्लांट की रूट से। ये शुगरी एक्सुडेट निकलता रहता है, जाकि ताकि जो बैक्टीरिया है वो अट्रैक्टेड हो जाए रूट के तरह, और रूट के ऊपर या रूट के अंदर एक बायोफिल्म बना ले, ताकि प्लांट को ग्रोथ में हेल्प हो जाए। ये जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस जो है ये तैयार हो जाए। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस, एक तो नंबर वन नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं तो वो भी मतलब डिजीज को दूर कर रहा है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को दूर कर रहा है, तो अल्टीमेटली प्लांट जो है ये बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। उस अलावा भी ये क्या करता है कि कुछ बैक्टीरिया जो है ये सिडेरोफोर्स भी तैयार करते हैं। सिडेरोफोर्स जो है ये थोड़ा लो मॉलिक्यूलर वेट कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम, तो ये सारे जो आयंस है जो कि पहले तो एकदम बायो अवेलेबल फॉर्म में शायद ना रहे, प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही सीडरोफोर्स रिलीज हुए, ये क्या करता है, आयरन या सोडियम या पोटेशियम जो है इसको क्या करेगा, या ना फास्फोरस, इस सब को क्या करता है, ये एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक फॉर्म में अपने पास खींच लेता है ये सिडेरोफोर्स। सो सिडेरोफोर्स जैसे ही रिलीज होता है तो प्लांट को जो ये सारे जो आयंस है, मिनरल्स जो है, ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये रहा सिडेरोफोर्स। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बायोफिल्म में ऐसे माइक्रोब्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत सारे जो ये एसीसी जो कि इथिलीन की प्रिकर्सर है, इंडोलॉक्सिलिक एसिटिक एसिड जो ऑक्सिन है, और बहुत सारे टाइप के प्लांट हॉर्मोन्स भी सिंथेसाइज करता है। और ये जो प्लांट हॉर्मोन्स ये सिंथेसाइज हुए, these plant hormones are very much needed in the essential functioning of the plants. So ये plant hormones भी synthesize कर लेते हैं। और स्पेशली ये जो सैलिसाइक्लिक और जेस्मोनिक एसिड, ये दो है, these are the stress related hormones. So प्लांट अगर से फॉर एग्जांपल प्लांट में पैथोजेनिक अटैक हो गया, कोई भी बैक्टीरिया आके प्लांट में पैथोजेनिक अटैक कर दिया, या प्लांट को हर्बीवोरी मतलब जो है कोई एनिमल्स आके खा गया, इन ऑर्डर टू डील विद द स्ट्रेस, ये सारे जो जैस्मोनिक एसिड सैलिसाइक्लिक एसिड है, ये सारे यूज होते हैं, बट इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट ऑल्सो। तो ये सारे जो है
ये स्ट्रेस रेगुलेटरी हार्मोन्स जो है ये भी सीक्रेट करता है। इसके अलावा भी प्लांट की सतह पे ये जो बायोफिल्म बनी है, ये सरफेक्टिन सरफेक्टिन जो है एक पेप्टाइड है। तो ये जो सरफेक्टिन पेप्टाइड है ये एक्स्ट्रा पॉलीमर है। ये क्या करता है, एक नेटवर्क सी बना देता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया आके बैठे और एक बायोफिल्म बनाए। तो जो है कि ऐसे बायोफिल्म बनने से एक तो मिनरल एब्जॉर्प्शन, नंबर वन मिनरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो जाता है। नंबर टू नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। नंबर थ्री जो प्लांट पैथोजन है, मतलब जो प्लांट डिजीज क्रिएट करता है वो दूर भाग जाता है क्योंकि एंटीबायोटिक या बैक्टीरियोसिन तैयार करता है। बहुत सारे जो है बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं, दूसरे दूसरे बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियोसिन तैयार करता है। बैक्टीरियोसिन जो है ये भी एंटीबायोटिक जैसा ही है, पर क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशी में ही ये इफेक्ट करता है। तो जो है इसकी प्लांट की प्रोटेक्शन भी हो रही है और इसकी ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस भी तैयार हो रहे हैं। तो बैक्टीरियल बायोफिल्म जो है ये प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये भी ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। बैसिलस सबटिलिस जो है ये एक बैक्टीरिया है इन द बायोफिल्म। तो ये क्या करता है, एक सरफेस प्रोटीन सिंथेसाइज करता है सर्फेक्टिन, जो कि बायोफिल्म तैयार होने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्या करता है, इसकी एंटीबायोटिक फंक्शन भी है। ये क्या करता है, स्यूडोमोनास जो कि बहुत ही कॉमन सॉइल बैक्टीरिया है, पर सूडोमोनास सिरिंजे की ये पर्टिकुलर स्पीशी जो है ये बहुत ही इन्फेक्टिव पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। इसको कंट्रोल में लाता है बैसिलस सबटिलिस की ये सरफेक्टिन वाला जो है प्रोटीन दैट एक्ट्स एज ए एंटीबायोटिक फॉर सूडोमोनास सिरिंजे। पर ऐसा नहीं है, सूडोमोनास सिरिंजे को छोड़ के अगर दूसरे स्पीशी की सूडोमोनास को देखे, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल। सूडोमोनास के दूसरे दूसरे जो स्पीशी है दे आल्सो प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया या पैथोजेनिक फंजाई है जो कि डिजीज क्रिएट करता है प्लांट में, उसके उसको भी रोक लेता है बाय प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ पेप्टाइड्स। अब देखते हैं बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन मतलब क्या है, कोई भी रिमेडिएशन मतलब क्या है, कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है जो कि एनवायरनमेंट में जाके हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, हमारे हेल्थ हैजर्ड क्रिएट कर सकता है, उसको जो है वो एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म में उसको हमको तोड़ना है। तो हाउ टू डू इट, बाय यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, हियर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करता है, ये जो हैजर्डस पॉल्यूटेंट है उसको एक हार्मलेस प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करता है। और ये जो इन दिस प्रोसेस फ्रॉम हैजर्डस टू हार्मलेस, ये जो है ये प्रोसेस बैक्टीरिया की नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस से ही होता है। बैक्टीरिया ये प्रोसेस करके अपना जो है एनर्जी सोर्स निकाल लेता है। So this hazardous pollutant, it is broken down, हमारे लिए तो ये अच्छा है कि it is broken down into a non hazardous product। ऊपर से बैक्टीरिया का भी it is getting an energy source for its metabolism। तो ये नॉर्मल जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक प्रोसेस से ही होता है। और एक बैक्टीरिया नहीं, एक कंसोर्टियम ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया एक्ट्स। एक बैक्टीरिया की बायोफिल्म है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बैक्टीरिया एक या डिफरेंट टाइप की जो टॉक्सिकेंट्स है उसको हार्मलेस फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लेता है। और इसमें हम देखते हैं कि ब्रेकडाउन के बाद कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ताकि जो टॉक्सिकेंट्स है उसको ब्रेक डाउन करने के बाद भी अगर टॉक्सिक फॉर्म में ही रह जाता है,
उसके उसके साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेता है ताकि वो बायो अवेलेबल ना हो। मतलब हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स को वो अवेलेबल ना हो, या अगर टॉक्सिक फॉर्म में नहीं है, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में है, तो उसको बायो लीचिंग करके नीचे वाले लेयर में नीचे वाले लेयर में ले जाते हैं, या तो जो है अपने सरफेस में ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या इसको रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करके इसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कर लेते हैं। बायो एग्यूमेंटेशन जो है ये क्या है कि ऑलरेडी कोई भी माइन सॉइल से, फॉर एग्जांपल कोई भी माइन सॉइल है, उसमें जो नेचुरल बैक्टीरिया है वो तो बायो रिमेडिएशन कर ही रहा है, टॉक्सिक प्रोडक्ट को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ही रहा है। लेकिन अगर हम बाहर से बैक्टीरिया और भी डालें, तो जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया डाले, तो वो क्या करेगा, जो बायोरिमेडिएशन की स्पीड बढ़ा देगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा। तो ये प्रोसेस जो है, जो कि बाहर से बैक्टीरिया डालते हैं हम टू इंक्रीज द स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ बायोरिमेडिएशन, उसको बोलते हैं बायो एग्यूमेंटेशन। इसके अलावा भी और एक टर्म है बायो वेंटिंग, जो कि जो माइन सॉइल है या कोई भी बायोरिमेडिएशन वाला सॉइल में बाहर से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया जो है इजीली अपना जो मेटाबॉलिक प्रोसेस कर पाए और तेजी से ये जो है बायोरिमेडिएशन कर सके। तो बायोरिमेडिएशन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल स्पिल है, तो इसको भी नलीफाई कर सकता है ऑयल स्पिल को। कोई भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मतलब जिसकी जो रेसिडेंस टाइम है रेसिडेंस टाइम है इन द एटमॉस्फेयर, वो रेसिडेंस टाइम जो है ये शॉर्ट कर सकता है, कम कर सकता है। कौन? ये बैक्टीरियल बायोफिल्म। जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, इसकी रेसिडेंस टाइम काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको पाहा भी बोलते हैं, तो दिस हैज अ हाई रेसिडेंस टाइम, दिस हैज अ वेरी हाई रेसिडेंस टाइम। तो इसको कम करेंगे कैसे? बाय बायो रिमेडिएशन। इसका अलावा भी वेस्ट वाटर में हैवी मेटल्स तो रहती ही है, सो मेटल कंटामिनेंट्स को भी अगर हमको कंपार्टमेंटलाइज करना है या कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करना है, तो भी हम बायो रिमेडिएशन को कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक्सप्लोसिव हो जैसे टीएनटी, या कोई पेस्टिसाइड हो या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, उसको भी न्यूट्रलाइज, इवन जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जैसे यूरेनियम, इसको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग बायो रिमेडिएशन। ये सारे जो है बैक्टीरिया दैट इज यूज्ड इन बायो रिमेडिएशन। इसके अलावा भी कोई जेनेटिक engineered engineered बैक्टीरिया को भी हम यूज करते हैं इन दिस बायो रिमेडिएशन। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, तो इसमें क्या होता है, जो भी स्टॉर्म वाटर है या एग्रीकल्चरल वेस्ट से जो वाटर आता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, हमारे जो म्यूनिसिपल सीवेज है, सो ये सारे जो है, इसको हम क्या करते हैं, बाय यूज ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन एज वेल एज अ लेयर ऑफ बैक्टीरियल बायोफिल्म, हम इसको क्या करते हैं, आइदर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस या डिफरेंट प्रोसेस से इसको क्या करते हैं, पोर्टेबल वेस्ट वाटर से क्या करेंगे, पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक बायोफिल्म चाहिए जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया रहेगी, और एक ऐसा मेम्ब्रेन रहेगी जहाँ पे एक्टिवेटेड ग्रेन्युलर चारकोल रहेगी,
एक्टिवेटेड ग्रैन्युलर चारकोल जो है, इसको बायोलॉजिकली एक्टिव कार्बन भी बोलते हैं। एंड दिस इज अ वेरी गुड मीडिया ऑन विच वेरियस टाइप ऑफ नाइट्रीफाइंग या हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो कि ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आया काम आएगा, वो इजीली इस पे ग्रो कर जाता है। और ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है, इसको हम आइदर तो चारकोल से या कोकोनट शेल से या कोई भी क्लॉथ मटेरियल जिसमें कार्बन रहेगी, इससे हम इजीली इसको प्रोसेस कर सकते हैं एंड वी कैन गेट इट फ्रॉम देयर। सो जो एक्टिवेटेड कार्बन है, इसको यूज करके हम जो वेस्ट वाटर से क्या करते हैं, पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करते हैं उसको। एक्टिवेटेड कार्बन आइदर तो एक ग्रैन्युलर फॉर्म में, ये ग्रैन्युलर फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। तो इसको यूज करके along with the biofilm we can easily convert the toxic wastewater into a very portable form। और इसके लिए जो नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस रहती है, जिसमें बायोफिल्म यूज नहीं किया जाता है, वो है ये कोआगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल फिल्ट्रेशन। पर ये जो सारे प्रोसेस है, ये बहुत ही कॉस्टली रहती है। ये सारे जो है वेरी कॉस्टली रहती है। पर इफ यू आर यूजिंग बायोफिल्म, देन जो एक्सेस नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है, इसको इजीली हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और जो यूट्रोफिकेशन प्रॉब्लम है ना इन द रिवर्स एंड स्पेशली इन द एग्रीकल्चरल एरिया, तो वहाँ यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो बायोफिल्म है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, ये सारे आइदर तो मेम्ब्रेन रिएक्टर में रहती है, या मूविंग बेड, या फ्लूइडाइज्ड, या रोटेटिंग कंसंट्रेटर में इसको हम यूज करते हैं। अब लास्ट तो स्लाइड में हमने देखे थे कि बायो रिमेडिएशन हो रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है, जहाँ पे टॉक्सिक फॉर्म में जो मटेरियल्स है उसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बायोफिल्म ऑफ बैक्टीरिया। और उससे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया को भी मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी मिल रहा है। नाउ द साइंटिस्ट थॉट ऑफ फर्दर स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस। जो बायोफिल्म है, उसको हम तो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करेंगे ही, पर हम उसको एनर्जी, अपने एनर्जी प्रोडक्शन में भी उसको यूज कर सकते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया, से फॉर एग्जांपल दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड। सो एनोड में जो है बहुत सारा वेस्ट मैटर या स्टॉर्म वाटर या कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है इन द एनोड। सो यहाँ पे बैक्टीरियल बायोफिल्म बनी है। जो बैक्टीरियल बायोफिल्म बनी है इन द एनोड रीजन, वो क्या करेगा, वेस्ट वाटर से जो है टॉक्सिकेंट्स जो है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा। एंड ऑल्सो दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेगा, एनोड से एक सर्किट से फ्लो होके कहा जाएगा, कैथोड तक जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ, इससे क्या होगा, हम जो है इसको वी कैन यूज इट एज ए पावर सोर्स। इसीलिए इसको वी यूज इट इन माइक्रोबियल फ्यूल सेल या एमएफसीज बोलते हैं, जहाँ पे ब्रूअरी एफ्लुएंट या पेट्रोलियम कंटामिनेंट या कोई भी डोमेस्टिक वेस्ट या लैंडफिल लीचेट जो भी है, उसको हम एनोड में डालते हैं। जो टॉक्सिकेंट जितने भी है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एन हार्मलेस केमिकल, जिसको हम यूज भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर। सो हम देख रहे हैं कि एक तो जो टॉक्सिकेंट्स रिड्यूस्ड हो गए, उससे हम केमिकल्स मिले, और सेकंड पॉइंट है कि वी आर गेटिंग आवर पावर ऑल्सो। और आजकल के जमाने में वी आर यूजिंग ऑल द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। So reusing the waste as a source of energy is a very good option. This is a microbial fuel cell is a very good option. तो ये हम देख रहे हैं कि we are using biofilm for energy generation also. Predator prey interaction, ये जो है एक निमाटोड है।
एक नेमाटोड है जो कि फीड करता है किस पे? इट फीड्स ऑन द बायोफिल्म्स। पर जो यर्सीनिया पेस्टिस की बायोफिल्म है, ये क्या करता है? ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड सीक्रेट करता है, जो कि नॉर्मल बायोफिल्म में सीक्रेट होता ही रहता है। ये क्या करता है? ये नेमाटोड की माउथ, जैसे ही नेमाटोड ये बायोफिल्म को खाने जाता है, इसकी माउथ ऐसे चिपक जाता है कि ये फीड ही नहीं कर पाता। तो बेसिकली इसकी जो प्रीडेटर है, बायोफिल्म की जो प्रीडेटर है, इसको ही बायोफिल्म के बैक्टीरिया ने ऐसे प्रोटीन सीक्रेट किया कि इसकी माउथ ही चिपक गया, एंड इट कैन नॉट फीड ऑन द बायोफिल्म एनी मोर। तो ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है बायोफिल्म की। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट्स एप्लीकेशंस ऑफ बायोफिल्म, जो हम यूज करके अपना जो है एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट के लिए मैंने और एक वीडियो बना के रखी है, हैजर्डस इफेक्ट ऑफ बायोफिल्म। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे लिंक मैंने डाल के रखे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, बट सारे जो माइक्रोबायोलॉजी वाले वीडियोस है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड वायरस, मैंने उधर माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट में डाल के रखे हैं, जिसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल के रखे हैं। कोई भी डाउट या क्वेरीज हो, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ नया वीडियोस अगर मुझे बनानी है तो भी यू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, please share it with your friends and do subscribe to my channel. Hit the like button, and thanks again for watching this video.